आज देखिए सियासी पारा सुपर संडे जिसे सियासत का कहा जा सकता है वो देखने को मिला है, क्योंकि पहले दौर का मतदान 102 सीटों पर हो चुका है। अभी 6 दौर का मतदान बाकी है, लेकिन इस बीच तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने पूरे चुनावी प्रचार को आगे ले जा रही हैं, सामने वाले को घेरने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश को बांटने में अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेस का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भाई भतीजावाद के साथ इस देश को अंदर से खोखला कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर पीएम मोदी ने लगाया। तो एक बार फिर विपक्ष के कई नेता सामने आए, वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान पहुंचे उन्होंने किन शब्दों में तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला, क्योंकि अभी तो 6 दौर का मतदान होना है। 4 जून को जाकर आप नतीजे जान पाएंगे कि किसकी जीत होने वाली है। लेकिन अभी से विपक्ष कह रहा है कि ये जो बिग बजट फिल्म बन रही थी 400 पार की, वो पहले दौर की वोटिंग में सुपर फ्लॉप हो गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता ने विश्वास एक बार फिर मोदी सरकार पर दिखाया। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने राजस्थान में क्या कहा। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। ये लिए चलते हैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, सुनिए। को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है, तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कारण आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। आपको याद नहीं आया?
ये अपमान नहीं है। उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मू को नहीं बुलाए। क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपके पास आते हुए, देखिए ये कहना है विपक्ष का कि लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद अगर आ गई बीजेपी तो चुनाव इस देश में नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिग बजट आपने फिल्म बनाई थी अब की बार 400 पार की, वो कह रहे हैं पहले राउंड की वोटिंग में फिल्म फ्लॉप हो गई है। अंजना जी, आज जो पूरी बातें संविधान बचाओ के नाम पर रांची में शुरू हुई, वो सिर बचाओ पर आ गई। आज तो दंगल और हल्ला बोल का एक ही साथ प्रीमियर हो गया है रांची की रैली में। वहां पर चेयर, कुर्सी, मेज, टेबल, लकड़ी, लाठी जो हाथ में मिला, एक दूसरे के सर तोड़ने में और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में आपने देखा कि नहीं देखा अंजना जी? कैसे एक दूसरे को लथाड़ लथाड़ कर मार रहे थे। वो स्लोगन भी जो है ना, हाथ बदलेंगे हालात, अब तो लोग कह रहे हैं लात बदल रहे हैं हालात। मतलब लात घूसे क्या क्या नहीं चला है। ये तब होता है अंजना जी जब इनके पास जैसे मोदी जी का मिशन और विजन है ना, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना, 12 करोड़ नल से जल पहुंचाना, 12 करोड़ शौचालय पहुंचाना, 25 करोड़ को गरीबी से निकालना। कोई मिशन विशन नहीं है। ये लोग क्या है, अपने अपने डिवीजन पॉलिटिक्स वाले, अपने अपने परिवार के एम्बिशन वाले, और एम्बिशन में ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि एक दूसरे को ही एक प्रकार से सर बचाने की नौबत आ रही है। अब ये हमारे फिल्म की चिंता ना करे, हमारे फिल्म में तो एक्टर भी है, परंतु ये बताइए कि आपके फिल्म के निर्देशक बिहार से चले गए, फिर एक फिल्म का एक्टर उत्तर प्रदेश से आरएलडी से चला गया, और वो संजय वर्सेस संजय की फिल्म कई दिनों तक चल रही थी। आज संजय जी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने बैठे, उनको पूछ लीजिएगा क्या चल रहा था वहां की फिल्म में। और केरल वाली फिल्म में तो ऐसी केरला स्टोरी है कि बोल रहे हैं राहुल जी आप वायनाड छोड़ो, और वायनाड के कांग्रेस पार्टी के नेता निकल के जा रहे हैं। यदि हम लोग इतना नॉन कॉन्फिडेंट है तो बताइए अमेठी से अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं किया? अच्छा बाकी सब छोड़िए, अभी इनका एक नया नारा आया है अंजना जी, ये कह रहे हैं नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ, और ये है बीजेपी का ग्राफ। मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है। सुप्रिया जी जो है आज डिबेट में नहीं आई है तो मैंने उनके लिए चेंज किया है। ये इंडी होगी हाफ, कांग्रेस होगी साफ, और इनसे पूछिए कि ईवीएम को करेंगे ना माफ। और ये संविधान बचाने की जो बात करें ना, सचिन जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई है सचिन जी, और मेरे बहुत मधुर संबंध है। वैसे सचिन जी, ये शरिया लागू करके कौन सा संविधान बचाओगे आप? मैनिफेस्टो में लिखा है 3 तलाक वापस लाना है, ये संविधान बचाने के लिए? अच्छा संविधान बचाने की बात है, एक बार अपना स्टैंड यूसीसी पे बता दीजिए। यूसीसी को तो संविधान में हमारे पूर्वजों ने डाला, कांग्रेस के जो बड़े आपके पूर्वज है उन्होंने डाला, गोवा में आप ही ने लागू करवाया। और 370 जो हटा दिया गया, अंबेडकर जी जैसे चाहते थे, अब वो 370 वापस लाना है आपको। तो बता दीजिए कि आप संविधान के साथ है, आप अंबेडकर जी के साथ है, या आप 370 वापस लाएंगे या यूसीसी को हटाएंगे। ये आपका मैनिफेस्टो है, तो बता दीजिए आप शरिया के साथ या संविधान के साथ? ठीक है सचिन जी जवाब दीजिए। और जो कार्यकर्ताओं में आपस में रैली में जो भिड़ी उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या ये जो एकता का आप लोग बिगुल फूंक रहे थे वो कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है? अभी तो एक ही राउंड वोटिंग हुई है। देखिए पहले राउंड में जिस तरह से तेजस्वी जी ने कहा कि ये 400 पार फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, इसका कारण भी है कि लोग अभी पूरी तरह से जान चुके हैं मोदी जी क्या है। उनकी रैलियों में जाइए, आज की परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में भी चौथी बार आ चुके हैं, अभी 5वीं बार 6ठे बार हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गडकरी जी हो या वो मुनगंटीवार जी हो, जितने भी उनके दिग्गज नेता हैं उनके लिए भी मोदी जी को प्रचार करने के लिए जाना पड़ रहा है। अभी नांदेड़ में गए थे, अशोक चौहान जी को उन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी में, वहां भी प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है। यानी बहुत सारी सीटों के ऊपर उनको हार नजर आ रही है, लोग जान चुके हैं। अभी आज राजस्थान में उन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार की बात की। देखिए भय भूख भ्रष्टाचार यही भारतीय जनता पार्टी का हथियार है।
इसका कारण है कि देश भर में भय फैलाने का काम ईडी सीबीआई के माध्यम से हो या ट्रोलिंग आर्मी के वजह से हो या जिस तरह से मॉब लिंचिंग की बातें हो या जो हिंसा को प्रवृत्त करने की बातें हो, भारतीय जनता पार्टी करती है। भूख की बात करें कि तो इनके राज्य में पिछले 10 साल में भारत का 111वां नंबर आ गया है हंगर इंडेक्स में। तो पूरे देश भर में भूख है और इसीलिए ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम लोग अन्न दे रहे हैं। तो ये देने की नौबत आ रही है क्योंकि जरूरत पड़ रही है लोगों को। भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रो बॉन्ड जैसा भ्रष्टाचार विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो सरकार प्रवृत्त है, सरकार खुद कर रही है। चंदा दो, धंधा लो या वसूली रैकेट, सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट खुद सरकार चला रही है। ये तो सामने उजागर हो चुका है। तो आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से लोगों को दिखाने की कोशिश करे हमने क्या किया 10 साल में, तो 10 साल में ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये लोगों के सामने है और इसी वजह से जब वो बात करते हैं गारंटी की तो लोग बोलते हैं 15 लाख रुपए कहां गए, 2 करोड़ रोजगार कहां गए, किसानों की दुगनी की आय क्या हुआ। 2022 का उन्होंने समय दिया था, 100 स्मार्ट सिटी कहां गए, 2022 में हर एक को घर मिलने वाला था। तो ये सभी बात नहीं करेंगे, नोटबंदी की बात नहीं करेंगे, जीएसटी की बात नहीं करेंगे। आज लोगों को महंगाई की पड़ी है। ये लोग म से महंगाई की बात करना देखना चाहते हैं, म से मणिपुर की बात करना चाहते हैं। लोग क्या करना चाह रहे हैं? मोदी जी जाते नहीं वहां, लद्दाख में नहीं जा रहे। तो ये सभी मुद्दों को इनके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अनर्गल बातें कांग्रेस को बार बार कोसते रहना। अभी 10 साल में आपने किया वो बताइए भैया, वो तो आप बता नहीं पा रहे हो। बेरोजगारी को तो कम नहीं कर पा रहे हो। या जहां तक बात है महंगाई की, महंगाई चरम सीमा पे है। आटा, दही, सभी के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। तो ये सभी मुद्दे लोगों के मन में जुड़े हुए हैं। आज उनका घर नहीं चल रहा जो, और उसी वजह से लोग परेशान हैं। और ये बातें करेंगे कि हम मटन खाएंगे या मच्छी खाएंगे या इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये 400 पार की जो फिल्म है वो मतलब पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। ऐसी ही फिल्में उन्होंने हर बार दिखाने की कोशिश की। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में गुजरात में 150 पार बता रहे थे, वो आ गई 99। वहां 2018 में छत्तीसगढ़ में 50 पार बता रहे थे, 15 आ गई। मिजोरम में 21 पार बता रहे थे, 1 आ गई। मध्य प्रदेश में 200 पार बता रहे थे, 100 आ गई। हरियाणा में 75 पार बता रहे थे, 35 आ गई। दिल्ली में 45 पार बता रहे थे, 8 आ गई। तो ये सभी फ्लॉप हो चुके। उसी तरह से 400 पार भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। ठीक है, मैं जारी शहजाद जी इसका जवाब देंगे। आपकी कितनी सीटें आ रही हैं सचिन जी कांग्रेस पार्टी की, एक बार तो बताइए। देखिए एक तो पहली चीज हमारी ये झूठी बूटी बातें नहीं। अभी तक 6 इसका चरण के चुनाव बाकी है। निश्चित तौर पर हम इंडिया अलायंस जो है ये सरकार बनाने जा रहा है। इस बार मोदी जी के हार तय है, इनको सत्ता छोड़ना पड़ रहा है और इसी वजह से बहुत तरह से परेशान हो चुके हैं मोदी जी। हर एक जगह जा रहे हैं, ईडी सीबीआई को पूरी तरह से आक्रमित कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे, जो भी करना चाह रहे। हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च हो रहा है। और जिस तरह से अभी राम का नाम लेके, बोले पहले तो उन्होंने शहीदों का नाम लेके वोट मांगे, अब भगवान श्री राम का नाम लेके वोट मांगने की कोशिश हो रही है। और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर हार उनके सामने है। ठीक है शहजाद जी, अब इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए रांची की रैली में खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि नई संसद के उद्घाटन में हमें बुलाया तक नहीं। ये विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, कहते हैं जेल भेज देंगे, लेकिन हम जेल चले जाएंगे लेकिन इनसे डरेंगे नहीं। विपक्ष के नेता मोदी से नहीं सिर्फ जनता से डरते हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए पहले तो ये आरोप तय कर ले। एक दिन पर राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, दूसरे दिन कहते हैं खड़गे जी कि ये हमें डरा रहे हैं। भाई कौन डरा रहा है आपको? आप बताइए ना कि कोर्ट ने आपको जेल में डाला है, कोर्ट ने राहत नहीं दी है ना केजरीवाल को, कोर्ट ने राहत नहीं दी है ना हेमंत सोरेन को। यही कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ पर कोई फैसला सुनाए तब वो कोर्ट ठीक होता है, लोकतंत्र बहाल होता है। यही इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जब आपको तेलंगाना में चुनाव जीता है तब वो इलेक्शन कमीशन ईवीएम ठीक होता है। और जब ये कोर्ट केजरीवाल को राहत ना दे, ये कोर्ट जब भ्रष्टाचारियों को राहत ना दे, लालू तो 4 बार कन्विक्ट हुए हैं और पहली बार कन्विक्ट कब हुए हैं? 2013 में। जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 1990s में। पहली बार केसेस समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी पर कब आए? यूपीए के जमाने में कोर्ट के द्वारा आए ये सारे केसेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर। तो ये कोर्ट खराब हो जाती है। अच्छा देखिए सचिन भाई, क्योंकि मेरे प्रिय है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अब तो नौबत ये आ गई सचिन जी, हमारी प्रणीति दीदी के लिए एक नकली शाहरुख खान को मार्केट में उतारा है आप लोगों ने कैंपेनिंग के लिए। तो नकली शाहरुख खान से लेकर इंडिया एक्सेस माई पोल का नकली सर्वे तक आ चुके हैं। इसीलिए ना मेरे सवाल का जवाब दिया कि अमेठी
अमेठी से कौन लड़ रहा है? भाई आप लोग तो हमें हरा रहे हैं ना, तो वायनाड से जाइए और अमेठी से लड़िए, ये तो लेफ्ट पार्टी ने आपको कहा। उस पर एक जवाब नहीं दिया सचिन जी ने। सचिन जी से पूछा संविधान बचाना है तो बताइए यूसीसी और 370 पर क्या स्टैंड है, उस पर एक जवाब नहीं दिया। पर आ गए उनके विषय पर कि राम जी का नाम क्यों आ रहा है। भाई राम जी का नाम तो उदयनिधि स्टालिन ने लाया। उदयनिधि स्टालिन ने बोला सनातन समाप्त करना है। आपके नेताओं ने कहा राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके नेताओं ने रामचरितमानस को जो है अपमानित किया, कहा राम मंदिर गुलामी की निशानी है। और आप ही के साथी प्रवक्ता जो इस शो पर आते थे, गौरव वल्लभ से लेकर रोहन गुप्ता ने बताया है कि कैसे सनातन और हिंदू का अपमान करना है। और जहां तक बेरोजगारी और बाकी मुद्दों का सवाल है, महंगाई पर बोल देता हूं, 10% इन्फ्लेशन होता था यूपीए के जमाने में, आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद 5.5% से कम इन्फ्लेशन दर है। और अगर इन्फ्लेशन का विषय है तो अभी राज्य के चुनाव हुए, हिमाचल राजस्थान में आप साफ हो गए, आप छत्तीसगढ़ में साफ हो गए, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट कर गई क्योंकि वहां पर बेरोजगारी और महंगाई दोनों पर काम हुआ। और आपने हिमाचल में 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए, आपने कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिए, आपने वहां पर बिजली का दाम क्यों बढ़ा दिया, आपने वहां पर 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था वो क्यों नहीं दिया, इस पर कोई जवाब नहीं देना है। केवल कभी सेकंड राउंड में म शहजाद से जी रुक मीठे जाइए, के बारे अब आप में, रुक जाइए, आप रुक जाइए म से सेकंड कभी राउंड मोदी को ठीक है, गाली सेकंड देना। राउंड में सेकंड राउंड में एक बार गुप्ता जी को दिखाइए। आम आदमी पार्टी देखिए, के पहले सभी तो हमारे ये कि साथ भारतीय प्रवक्ता जुड़े जनता हुए हैं। पार्टी देखिए विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे हैं। ठीक है सचिन जी, एक जवाब दे लीजिए, क्योंकि आपके नेता पर डायरेक्ट अटैक है। एक छोटा सा जवाब दे लीजिए, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाओ। देखिए, पहली तो ये छोटा सा झूठी जवाब अनर्गल बातें करना जो इस पूरे देश, देखिए मोदी जी और झूठ, भारतीय जनता पार्टी और झूठ, ये मेरे ख्याल से सिनोनिम्स है, ये समानार्थी शब्द है। इसलिए बार बार झूठ फैलाया जाता है, उनके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी से झूठ फैलाया जाता है, जिसके बारे में मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं, वो मैनिफेस्टो में लाया जाता है। तो इनकी झूठी बातों का जवाब देने से अच्छा है कि जहां तक पब्लिक की बातें, लोग जो जानना चाहते हैं, जिसके ऊपर चुनाव होना चाहिए, ये मछली और इसके बारे में हम जवाब नहीं देंगे। हम देंगे तो पहली बात करेंगे बेरोजगारी की, हम बात करेंगे महंगाई की, लोगों के जो प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। मोदी जी जाएंगे राजस्थान कश्मीर घुमाएंगे, मोदी जी जाएंगे केरला घुमाएंगे, अनर्गल बातें करते रहेंगे और हम उसका जवाब देते नहीं रहेंगे। क्योंकि 2019 में भी उन्होंने चुनाव घुमाया था, 2014 में जिस तरह से बातें की थी, उन्होंने जो आश्वासन दिया था, आज उसका क्या हुआ ये जनता जानना चाहती है। 10 साल में उनके है ना, कांग्रेस को सवाल पूछ रहे हैं आप, अब भारतीय जनता पार्टी को जनता सवाल पूछ रही है, उसके तो उत्तर नहीं दे रहे आप, और झूठी झूठी बातें फैलाते रहना ये उनका काम है। लेकिन जहां तक बात है कि अभी शहजाद ने कहा कि इनकी 3 जगह पे सत्ता आई, तो कर्नाटक में सत्ता क्यों गई भैया? आपके डबल इंजन की सत्ता थी, हिमाचल में सत्ता क्यों गई? डबल इंजन की सरकार थी ना आपकी, तो लोगों ने आपको क्यों नकारा था, इसके बारे में भी तो जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ हमें क्यों लाया इसके बारे में बात करोगे, ऐसा नहीं होता। प्रश्न ये है कि आज की परिस्थितियों में लोकसभा में जो मोदी जी ने जुमले दिए थे, पार्टी के प्रतिनिधि थोड़ा सा शहजाद जी इंतजार कीजिए, बाकी 2 मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, ये जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अब इसको अल्टीमेटली देखिए वहीं पर घूम फिर के बात आती है। ये कहते हैं कि कोर्ट से बेल मिली है, कोर्ट ही बेल देगी ना गुप्ता साहब जज बन सकते हैं ना मैं जज बन सकती हूँ, बेल आपको कोर्ट से ही मिल रही है। अब ऐसे में अगर कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है तो, और ये कहना कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, अरे अगर गलत नहीं संजय सिंह को बेल मिली, इन नेताओं को भी मिल सकती है, मनीष सिसोदिया साहब को अभी तक नहीं मिली है। तो अगर वाकई भ्रष्टाचार के मामले हैं तब तो बहुत गंभीर है। ऐसे में ये रोना सियासी रोना चुनाव के पहले कहां तक सही है? देखिए अंजना जी, कोर्ट में खासतौर के हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है। हमें पूरी तरीके से कोर्ट पे यकीन है, 100% यकीन है। और जो आपने संजय सिंह जी के मामले में देखा कि किस तरीके से ईडी तो कभी नहीं चाहती थी उनको जमानत मिले, लेकिन जब जज साहब उनके ऊपर नाराज हो गए कि अभी 2 बजे तक बताओ कि जमानत दे दे, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करें, तो ईडी ने कहा नहीं जी अब कोई चारा नहीं बचा है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज प्राइमा फेसी ये माना जाता संजय सिंह जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है और वो केस उनका कमजोर हो जाता। तो टाइम लग जाता है कभी कभी, क्योंकि आप इस बात को समझिए, कोर्ट ने सिर्फ कानून देखना है। कानून में भाजपा ने बदलाव करा है पीएमएलए एक्ट के अंदर। आप ये क्या कह रहे हैं? ईडी ने कोर्ट में कहा कि कोई चारा नहीं बचा इसलिए दे दीजिए बेल। नहीं, ये मैंने लाइन अपनी इस बात को समझिए, क्योंकि उसके सामने कोई चारा नहीं बचा, मेरा ये कहना है ईडी के सामने कोई चारा नहीं बचा, तो उसके बाद में कह दिया कि ठीक है हमें बेल देने में कोई आपत्ति नहीं है अगर कोर्ट बेल दे रही है तो। चारा बचा ही नहीं था ईडी के आगे, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्होंने बदलाव करे हैं उसके बाद में कोर्ट के सामने मजबूरी हो जाती है कि उसे देखना होता है कि भाई कानून क्या कहता है।
अगर कल से कानून बन जाए कि भाई कोई महिला टीवी पत्रकार नहीं बनेगी, तो कानून बन गया तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर। कल को कानून बन जाए कि कोई 25 साल से नीचे का आदमी, अभी ये चुनाव लड़ने के लिए 25 की विधायक की उम्र है, कल 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, कोर्ट उस हिसाब से ही चलता है। दूसरा, आईओ क्या करता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करती है। ईडी अगर ये बार बार कह रही है कि हमको तो लगता है इन्होंने कुछ कराया प्राइमा फेसी, हमको और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए, तो कोर्ट उसके अंदर ये नहीं कह सकता नहीं 2 दिन के अंदर कर लो, उसमें एक समय लगता है। तो कोर्ट में समय लगेगा, हमें मालूम है, लेकिन हम पाक साफ होकर निकलेंगे क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा, शहजाद जी ने अभी बताया कि जब इंडिया गठबंधन के बारे में कहा, देखिए 43 पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी का, 39 राजनीतिक पार्टियां छोटी मोटी जिनके नाम है और आप भी नहीं जानते, और 4 पार्टियां हैं, ईडी, एक सीबीआई, एक इनकम टैक्स और एक इलेक्टोरल बॉन्ड, जिनके जरिए ये पूरी कोशिश करते हैं कि या तो ये चुनाव को होने ही ना दे, तोड़फोड़ कर दे, किसी को खरीद ले चुनाव के बाद में, और वो सब भी ना हो पाए तो आजकल नया तरीका अपना लिया कि किसी के पार्टी के शीर्ष नेताओं को बंद कर दो। जैसे रशिया में होता है कि 85% वोट आपको पड़ जाएंगे, जब सामने कोई मांगने वाला ही नहीं है, बात खत्म करो, नॉर्थ कोरिया बना दो हिंदुस्तान को। लेकिन भारत एक ऐसा देश नहीं है, भारत में लोकतंत्र का सम्मान है और यहां के लोग इस बात का जवाब इनको वोटों के तरीके से जरूर देंगे। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया, सब जानते हैं शरद रेड्डी से इन्होंने पैसा लिया, या आज तक जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने 5 करोड़ रुपए उससे लिए, ईडी में उसकी जमानत लगी, ईडी ने उसका विरोध नहीं करा, ठीक है, और उसके बाद में उसने निकलने के बाद में 60 करोड़ रुपए दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, तब भी ये कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार आ जाएगी, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम उसको दोबारा से बनाएंगे। मतलब क्या है, कोर्ट का कहीं सम्मान करते हैं। दिल्ली के लिए कोर्ट ने कहा कि चुनावी सरकार के पास शक्ति है दिल्ली को चलाने की, नहीं चलने दिया। सुपारी पार्टी में हमें कह रहे थे, लेकिन क्या करा, संसद में कानून बना के हमारी शक्तियां छीन ली, दिल्ली वालों को सिर्फ तंग करने के लिए। जिन पे आरोप लगाते हैं, आप समझिएगा, हेमंत विश्व शर्मा, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को बहुत तंग कर रही है आपकी पार्टी, शहजाद जी इसका जवाब दीजिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए विपक्ष की जो रैली, ठीक है मैं लौट रही हूँ मिस्टर गुप्ता सेकंड राउंड। अरविंद वाजपेयी जी, चाहे दिल्ली वाली रैली रही हो, अन्य जगहों पर हो, लोकतंत्र बचाओ रैली विपक्ष कहता है, एक बार फिर वो आवाज उठ रही है रांची की रैली से, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हम जनता से डरते हैं, हम मोदी से नहीं डरते। खड़गे साहब कह रहे हैं, एक बार पहले सुना देते हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों ने भी घेरा है प्रधानमंत्री को और बीजेपी को, पहले सुन लीजिए फिर अरविंद जी जवाब देंगे। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बाहर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है, उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वसूला किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूला है। तो आइए बातचीत करते हैं इसी पर। अरविंद वाजपेयी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र को बचाना है, एजेंसी का गलत इस्तेमाल, हम जनता से डरते हैं सरकार से नहीं, जवाब दीजिए। अंजना जी, ये देखो ना, ये विपक्षी लीडर जो राजनीतिक पार्टियों के हैं, इनका ये फर्ज होना चाहिए कि ये लोकतंत्र को खामखा बदनाम न करे पूरे विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव चल रहे हैं, महापर्व हो रहा है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि ये तो नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव हो रहे हैं या रशिया की तरह चुनाव हो रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ये बड़ा आसान है कहना कि लोकतंत्र को खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल डालेंगे। कौन सा संविधान बदल डाला भैया? अमेंडमेंट्स अलाउड है संविधान में, और अमेंडमेंट 102, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, हर सरकार करती है। गुप्ता जी अभी कह रहे हैं कि जी अगर कानून बन जाए कि कोई महिला एंकरिंग नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। गुप्ता जी, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगा, इट वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी जो है, 2 ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज की है, और वो ग्राउंड कौन से हैं? राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। और सीतारमण जी का स्टेटमेंट भी आ गया है कि ये पॉलिसी दोबारा आएगी इन 2 खामियों को पूरा करने के बाद।
और उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बेनिफिट मिला है। इससे पहले 2019 से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स में ये हम लोग डिबेट किया करते थे कि क्यों ना स्टेट फंडिंग की जाए, क्यों ना कॉर्पोरेट फंडिंग की जाए, कोई ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। उसके नतीजे के बावजूद ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे और इसमें सभी पार्टियों को पैसा मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो इसको कैसे डिनाई कर दोगे भैया? कैसे इसको आरोप बना दोगे कि एक्सटॉर्शन किया गया? मतलब कहां दिशा ले जा रहे हो, कहां समझ को ले जा रहे हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सरकार होगी वो लड़ाई रखेगी। राजनीतिक लड़ाई अलग है, आप राजनीतिक स्लोगनबाजी करते रहिए, लेकिन बेल कौन देगा? बेल देगा कोर्ट। और कोर्ट से आपके नेताओं की बेल 2-2, 3-3 बार रिजेक्ट हो चुकी है। अगर कोई मटेरियल नहीं होगा तो बेल नहीं मिलेगी, डिस्चार्ज भी हो जाओगे आप। लेकिन ये कहना कि जी हमारे को ईडी और सीबीआई मिसयूज कर रही है, गई थी 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ वहां? आपने डाटाज भी दिए, नाम भी दिए, स्टैटिक्स भी दिए, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन घर में बैठ के कर लो, हमको अरेस्ट न करो। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या लॉजिक है? विश्व में आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्यों इस अच्छे खासे देश को बदनाम कर रहे हो? कहां ले जाना चाहते हो? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। नंबर 1, या आप लोग परिपक्व नहीं है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है उसको भी कंस्ट्रक्टेड राजनीति करनी चाहिए। पिछले 10 सालों से रॉफेल्स ले लो, पेगासस ले लो, हिंडनबर्ग ले लो, अडानी ले लो, नई पार्लियामेंट में कितने आरोप इन्होंने लगाए, कोई सस्टेन किया जरा सा भी? कोई जरा सा हमारे की जनता के मन में अविश्वास पैदा हुआ? उसका कारण यह है कि आपके आरोपों के पीछे तथ्य नहीं है, कोई उसमें एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ गुमराह करने की नीयत से ये आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए जनता बार बार आपको मैसेज देती है, 14 में दिया, 19 में दिया और अब ये 24 में मिलने वाला है। ये स्लो वोटिंग क्यों होती है? स्लो वोटिंग जो हुई है फर्स्ट फेज में, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता की मानसिकता ये है कि जो सरकार है वो यथास्थिति बनी रहे। ठीक है, इस पर एक जल्दी जल्दी तीनों से रिएक्शन लेते हैं। सचिन सावंत साहब, वो कह रहे हैं कि जो स्लो वोटिंग हुई है वो साफ संकेत है कि यथास्थिति के लिए, यानी जो मौजूदा सरकार है वो सरकार चलती रहे। अभी ये इसका तर्क तो हर एक अपने अपनी तरह से देगा, लेकिन प्रश्न ये है कि जिस तरह से बातें अभी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रवक्ता कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ। मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरह से चला जाता है, और मोदी जी के डर से वो भी कितने प्रभावित है क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहा। सत्य क्या है? सत्य यह है कि मोदी जी ने एक अपने नाम की एक वॉशिंग पाउडर बनाई है कि जो वॉशिंग पाउडर भ्रष्टाचारियों के लिए अगर उनके पार्टी में आ जाता है तो उनको साफ धुलाकर स्वच्छ कर देता है। इसीलिए जब 5 दिन पहले वो बोलते हैं कि अजित पवार जी के बारे में कि सिंचन घोटाला हुआ, एमएससीबी का घोटाला हुआ, 5 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। आज एक नई मतलब एक पूरी तरह से सोच आई है कि जो पूरी तरह से मान्यता बहुत सालों से हमारे देश में थी कि जो भ्रष्टाचार करता है, पापी है, वो नरक में जाता है। आज की परिस्थिति ऐसा है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार और पापी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी करती है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। और इसी वजह से आज की परिस्थिति ऐसी हालत हो चुके हैं कि या तो भाजपा हो जाए या तो जेल हो जाए, ये दोनों ही राह आप देते हो। और इसी वजह से सीबीआई ईडी जो है वो काम कर रही है पूरी तरह से जोर शोर से मोदी जी के राज में। अब ये तो मैंने मतलब आज तक के चैनल पे किरीट सोमैया खुद आके बोले कि किरीट सोमैया ने ये कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार हमको पूरी तरह से खत्म कर देना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी को, इसकी वजह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। ये तो खुद उन्होंने बोला है। दूसरी ओर निर्मला सीतारामन जी खुद कह रही है कि जो भी गुंडे हों, भ्रष्टाचारी हों, जो भी हो, हमारे पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो इनके पास कोई नैतिकता तो रही नहीं। और इसी वजह से इस देश के हालात बहुत ही भय के साथ में लोगों को डरा धमका कर ये राज्य करना चाहते हैं। इसी के खिलाफ ये चुनाव है और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लोग भी ये जान रहे हैं। ठीक है, ठीक है शहजाद जी, एक जवाब दीजिए जल्दी से इसका। वो कह रहे हैं कि एजेंसीज का लगातार इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ लोकतंत्र को कमजोर बनाता है और दरअसल ये खोखला बनाता है। आप इसका जवाब दे दीजिए। महुआ माझी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यही रांची की रैली जो हो रही है इस वक्त विपक्षी नेताओं की, उस रैली में वो मौजूद थे। बाहर आके महुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर फौरन महुआ जी से रिस्पॉन्स लेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि असलियत में ये राजनीति का धोबीघाट कौन है भाई?
उद्धव ठाकरे जी के परिवार को क्या बोलते थे सचिन सावंत जी और उनके नेता श्री कृष्ण रिपोर्ट में बाबरी के विध्वंस को लेकर? सबसे ज्यादा उनके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर कि बाबरी का विध्वंस इन्होंने किया है, श्री कृष्ण रिपोर्ट बनाई थी आज उसी उद्धव सेना के साथ, वही डीएमके के साथ जिसको राजीव गांधी का हत्यारा बताया था, वही आम आदमी पार्टी के साथ जिन्होंने एक दूसरे की कस्में बच्चों की खाई थी कि एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, वही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया जिसको वो खालिस्तानी समर्थक बताती है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका तो ये कौन से धोबी घाट में आप होकर आए हैं भैया? और आप जहां तक ईडी सीबीआई की बात करते हैं, पूछिए सचिन सावंत जी से कि एनसीपी के शरद पवार जी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में समर्थन बिना शर्त के दिया था या नहीं दिया था? क्या उनपे ईडी सीबीआई का कोई दबाव था क्या? और एनडीए की सरकार से पहले भी और उसके बाद भी अजीत पवार जी ने तो राजदीप सरदेसाई को बताया है कि साइंड और डॉक्यूमेंटेड लेटर है एनसीपी का कि वो भाजपा के साथ आना चाहते थे। उन पर कौन सा था दबाव? और गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, मिलिंद देवरा, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, मिलिंद देवरा, रोहन गुप्ता, इन लोगों पर कौन सा ईडी सीबीआई का दबाव था? कपिल सिब्बल पर, संजय निरुपम पर और सुष्मिता देव जो चली गई टीएमसी की पार्टी में। और देखिए एक बात पर मैं सख्त आपत्ति करना चाहता हूं, जब हमने कश्मीर के विषय पर अभी 5 मिनट पहले बात की थी तो सचिन जी ने कहा ये कश्मीर जैसी अनर्गल बातें यहां पर क्यों ला रहे हैं? मतलब एक तरफ भारत की संस्थाओं को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करेंगे, नक्सली शहीद हो जाएंगे इनके लिए, और ये कश्मीर की बातों को ये कहेंगे अनर्गल है। इनके नेता जाकर कहते हैं कि कश्मीर भारत का मुद्दा नहीं है, ये तो बायलैटरल मुद्दा है। ये कहते हैं कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। इनके एक सांसद ने कहा है कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए, ये संविधान के साथ बात है। इनके दूसरे साथी कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ये संविधान के साथ बात है। और संविधान किससे बचाना है भाई? आप कहते हैं बंगाल में तो दीदी संविधान के लिए खतरा है, पंजाब में आप कहते हैं खैरा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी संविधान के लिए खतरा है, और आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि वायनाड में और केरला में तो विजयन जी संविधान के लिए खतरा है। यह संविधान बचाओ नहीं, अपने परिवार तंत्र को बचाओ है। और राजेश गुप्ता जी क्या बोलते हैं भाई? ये विधायक है, ये कहते हैं कि अगर कोई कानून आ गया कि महिला पत्रकार नहीं बन सकती तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। भाई संविधानिक पीठ कोई भी कोर्ट कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसमें राहत भी दे सकती है, कार्रवाई को भी असंवैधानिक बोल सकती है। जो आपने आर्गुमेंट अंजना के शो पे किए हैं, ये सारे आर्गुमेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने किए। उसके बावजूद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग की केजरीवाल पर क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो मान जाना है, और दूसरे मुद्दों पर अपने सहूलियत के हिसाब से ईडी सीबीआई पर जो आदेश आता है या केजरीवाल को बेल नहीं मिलती है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पर सवाल उठाना है। यही इनकी चयनात्मक दृष्टि है कि संविधान को भी अपनी सहूलियत से अपनाना है। ठीक है महुआ जी, आप रांची वाली रैली से विपक्ष की आ रही हैं। एक रैली आप लोग यहाँ पर कर रहे थे, दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने इस देश को खोखला बनाया है, भाई भतीजावाद करके खोखला बनाया है, भ्रष्टाचार से खोखला बनाया है। और यहाँ पर पता चला रैली में जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कई जगहों पर कार्यकर्ता ही भिड़ गए। अब इस एकजुटता के सहारे ही तो आप लोगों ने सोचा था कि हैट्रिक बनाने से रोकना है, क्या ऐसा हो गया वहां पर कि ये तस्वीरें आई वहां पर आपस में? कार्यकर्ता देखिए, हम लोग सब लोग मंच पे थे, हम लोगों को पता नहीं चला, मीडिया को पता चल गया 2-3 लोगों के बीच झड़प हुई होगी, और जिसको लेकर बाहर ये कोशिश की जा रही है कि उसको बड़ा रूप दिया जाए। अब आपस में देखिए, एक ही शहर के लोग आपस में लड़ते हैं, मोहल्ले वाले लड़ते हैं, इसी तरह से कोई सिरफिरा आपस में लड़ गया होगा, उससे कुछ लोग डर के खड़े हो गए हैं। लड़ा तो 1 या 2 लोग ही होंगे लड़े, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां लाखों लोग आए थे, आपने देखी होगी तस्वीर कि कितने लाख लोग आए थे, और कितने लोग तो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए, इतनी बसें आई। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे, सैकड़ों लोग जिनको बस मिली नहीं, क्योंकि अभी लगन चल रहा है, सारी बसेस बुकड हैं। बार बार फोन आ रहा था हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं का गांव देहात से, कि हम लोगों को बस नहीं मिल रही है, शादी में सब बिजी है। हम लोग बगल वाले राज्य से भी कई बसें वो लोग मंगाए आने के लिए। लोग स्वेच्छा से निकल कर आ रहे थे गांव से और छोटे छोटे कस्बों से। और ऐतिहासिक रैली थी, जहां लाखों की भीड़ है, वहां अगर 2-4 लोग आपस में लड़ते हैं, ये तो हर शादी घर में भी आप देखेंगे कि 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। इसे आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग मंच पे थे, कार्यक्रम अभी तक चल रहा था। मैं जस्ट कार्यक्रम खत्म हुआ और मैं मंच से उतरी, धन्यवाद ज्ञापन चल ही रहा था कि मुझे उतरना पड़ा यहाँ, चूंकि आपके साथ जुड़ना था। तो आप सोचिए, अगर वहां उस तरह की कोई बड़ी बात होती
तो निश्चित रूप से इतनी देर तक कार्यक्रम नहीं चलता। वो तो करीब 2 घंटा पहले मुझे लगता है कि आपस में कुछ सिरफिरे इस तरह से किए होंगे, बस तुरंत उनको शांत कर दिया गया और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम हुआ। अभी तक लोग यहाँ बैठे हुए थे। जल्दी से शहजाद जी, वो कह रही कि एक छोटी सी कुछ लोगों में आपस में अनबन हुई थी, जैसा कि कई जगहों पर आयोजनों में होता है। देखिए, महुआ जी का तो मैं बहुत ही आदर करता हूं। महुआ जी को आदर पूर्वक पूछना चाहूंगा, आपको रैली में अपनी क्या हो रहा है पता नहीं चलता। चिराग जी की माता जी को कोई मंच से गाली दे देता है, वो पता नहीं चलता। पर फर्स्ट फेज में क्या होने वाला है, नतीजे क्या आने वाले हैं, भाजपा में क्या हो रहा है, मोदी जी डरे हुए हैं, ये सारी चीजें पता है। पर ये तो पता होगा ना कि लेफ्ट ने राहुल को बोला है वायनाड छोड़ो। ये तो पता होगा ना कि आपको कि उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से कह दिया है कि ये सर फुटबॉल नहीं चलेगा, आपके साथ गठबंधन नहीं करना है। ममता दीदी और लेफ्ट और कांग्रेस का बंगाल में जो सर फुटबॉल है वो तो पता है ना आपको। और पंजाब में एक दूसरे को किस प्रकार से कपड़े फाड़ कर गालियां दे रहे, ये भी तो पता ही है ना आपको। और मैं भी बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगी। मैडम आखिरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए। महुआ जी मैं ठीक है, महुआ जी जवाब दे रही है इसका, फिर मैं सचिन जी, राजेश जी, अरविंद जी आपके पास आ रही हूँ। महुआ जी, कई जगहों पर देखिए, बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगी, कई जगहों पर सीट शेयरिंग कंसेंसस नहीं हो पाई। हाँ ठीक है, लेकिन ये आप बताइए कि पहले तो हम लोग सुनते थे कि भाजपा कहती थी कि एक अकेला सब पे भारी, और जैसे ही इंडिया गठबंधन बना और तुरंत उसके बाद फिर भाजपा ने भी दिल्ली में बेंगलोर का देखकर दिल्ली में मीटिंग किया और तुरंत उन्होंने 28 ऐसे पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया जिनका उस तरह से कोई अस्तित्व तक नहीं था। कई पार्टियों के तो एक विधायक या सांसद तक नहीं थे, और फिर उन्होंने लगातार लोगों को जोड़ना शुरू किया। और जब आपस में जुड़े तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के एक दूसरे के हित चुनाव में टकराएंगे। एक पार्टी के अंदर भी आपने राजस्थान में देखा कि भाजपा के अंदर जैसे सिंधिया परिवार और इन सब में कितना सिर फुटबॉल हुआ। तो ये तो जब आपस में एक ही पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स को लेकर लड़ाई लगती है, तो जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ है तो हर जगह का, हर क्षेत्र का अपना अपना समीकरण होता है और सभी चाहते हैं कि अपने पुराने जो सिटिंग एमएलए या एमपी हैं उनको ना छेड़ा जाए। ऐसे में जब गठबंधन जो सेंट्रल से होता है तो स्थानीय स्तर पर कई बार इस तरह का विरोध होता है और उन्हें अपने वोट बैंक बचाने के लिए कुछ बातें कहनी पड़ती है। लेकिन इसको अगर बड़े फलक पे आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी चाहते हैं कि साथ में जुड़कर काम किया जाए। और इंडिया गठबंधन आज जो मजबूती मिली है इस महारैली से, ये आप देखेंगे कि आने वाले समय में झारखंड में तो 14 से 14 सीटें ही इंडिया गठबंधन की होगी, ऐसा तमाम नेता दावे के साथ कह रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में भी फिर से हमारी सरकार यहाँ बनने वाली है जी, क्योंकि जो लोग भी आए थे वो स्वतः स्फूर्त तरीके से सचिन जी आपके पास आते हुए, ठीक है, देखिए अभी आप लोग सत्ता से 10 साल से बाहर हैं। जी महुआ जी 10 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जहां के मुख्यमंत्री अभी भी अड़े हुए हैं, वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो भी जेल में है। रांची जहां पर हेमंत सोरेन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया जेल जाने की वजह से, वो भी वहीं पर, और प्रतीकात्मक रूप से जहां जहां के नेता मुख्यमंत्री जेल में हैं, आप वहां जाकर रैली कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भ्रष्टाचार के ये मामले सही हुए, क्योंकि आप भी जज साहब नहीं है, ना मैं हूं ना बीजेपी है, फैसला कोर्ट ऐसे तमाम अपराधों का या फिर आरोपों का जो भी लगा रही है सीबीआई या कोई भी एजेंसी, वो कोर्ट से ही फैसला आना है। ऐसे में क्या ऐसी जगहों को चुन चुनकर जहां पर के नेता जेल में रैली करके आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, खुद ही जज बन रहे हैं? पता चले कि ये लोग निर्दोष थे तो इसका खमियाजा क्या भाजपा दे सकती है कि इतने बड़े चुनाव में आप ऐसे लोकप्रिय नेताओं को अंदर रखे, जनता से दूर रखे? अगर इसका उलट हो जाए तो फिर उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, भाजपा कैसे करेगी? इसका क्या कोई जवाब है हमारे भाई के पास? अंजना जी ठीक है, ये सचिन जी से भी मेरा सवाल था। सचिन जी इसका ले ले, फिर एक बार जवाब लेंगे सचिन जी। अंजना जी मुझे नहीं अंजना जी मुझे मतलब ये तो मतलब आश्चर्य की बात है कि सीधे सचिन जी को बोलो, सुनो ना, मुझे सवाल पूछा। पहले तो ये है कि हाँ अंजना जी, पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो ईडी सीबीआई किस तरह से उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है सभी लोगों को मालूम है। और अगर वो आरोप जड़ देती है किसी भी तरह से, किसी की स्टेटमेंट पे भी दे देती है, तो वो सत्य माना जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने खुद किए थे, स्वयं किए थे, और वो जब सरकार में शामिल हुए उनके साथ में, उनके आरोपों के बारे में क्या हुआ? आज उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ईडी की नोटिस थी, उसके पर भी प्रताप सरनाईक के ऊपर थी, भावना गवली के ऊपर थी, अजित पवार के ऊपर का पूरी तरह से ये था, छगन भुजबल हो, अशोक चौहान जी हो, जो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, उनके ऊपर की कार्रवाई का क्या हुआ अब नहीं बता पा रही, उधर चुप क्यों बैठा जाता है। तो इसीलिए तो पूरे देश भर में ये माहौल है कि ये जहां तक बात है अरविंद जी जल्दी से कमेंट, ठीक है सर, अब वक्त की कमी है, एक कमेंट लेना है मुझे, शहजाद जी से जवाब भी लेना है। अरविंद जी जब एजेंसी में कार्रवाई की बात आती है तो फिर सवाल होता है ना कि जो इधर आ गए उनका तो मेरे सवाल मुझे देने दीजिए। फाइल बंद। अरे नहीं रुक जाइए अरविंद जी, ये सवाल जो है ना जनता छोटा सा जवाब सर, 2 लाइन क्या है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। जनता के दिल में सवाल जो है ना वो यही है कि कांग्रेस और विपक्षी दल भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ खड़ी है या भ्रष्टाचार के बचाव में खड़ी है। तो उसका जवाब यही आता है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। जब ये भ्रष्टाचार के सपोर्ट में रैलियां करते हैं और उसमें राजनीतिक स्वार्थ की बात करते हैं, राजनीतिक वेंडटा की बात करते हैं, तो जनता को वो समझ नहीं आती है। जनता यही मान के चल रही है कि कांग्रेस की सरकार जो राजेश गुप्ता जी कुर्सियां रखी हुई है, कुर्सियां जो रखी हुई है और वो जेल में है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं सिर्फ अभी तक एक ही बार बोल पाया हूँ। अरविंद जी रुक जाइए, वकील साहब, अंजना जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया, इन्होंने बार बार मेरा नाम लिया। जल्दी बोलिए गुप्ता जी, जल्दी बोलिए। वाजपेयी जी आप पढ़े लिखे हैं, आप गूगल है, चलो शहजाद से छोटा है। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 9 कोई चीज होती है और उसमें मेनली लैंड और रिजर्वेशन के ही कानून होते हैं। वाजपेयी जी आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शहजाद को नहीं पता होगा, आपको तो पता होगा। मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा, मैं विधायक हूं, मैं जानता हूँ। शहजाद जी जवाब दीजिए, ठीक है शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, वक्त खत्म हो चुका है और बहुत कम समय है, तो मेरी बात साफ आने दी जाए। हाँ आज तक कृपया करें कि मेरी आवाज साफ आने दें। मैं कह रहा हूं लालू जी तो 2013 में पहली बार कन्विक्ट हो गए थे ना, यूपीए की सरकार थी। जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई थी? 1990 के दशक में, तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी? तो ये तो कन्विक्टेड लोग हैं, ये तो करप्शन में झुके चुकाए लोग हैं। तो इनसे पूछे कि ये भी सारा वेंडेटा पॉलिटिक्स था क्या? और आज एक दुख की बात है कि महुआ जी ने एक भी शब्द, ना संदेश खाली की महिलाओं के लिए, ना नेहा हिरेमठ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी है, उससे एक कांग्रेसी नहीं मिला है। उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले हैं, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले हैं, परंतु उन्होंने एक आवाज नहीं की, क्योंकि गला काट कट्टरता का समर्थन करना है, शरिया का समर्थन करना है, यूसीसी के खिलाफ होना है, ये संविधान के साथ है।